नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू प्लान योर डे एज ए USIT रिक्रूटर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मैं इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपकी डिज़ायर जॉब को पाने में काफ़ी मददगार होते हैं तथा आपको किसी भी जॉब की या आपकी डिज़ायर जॉब की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में काफ़ी मदद करते हैं। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं हाउ टू प्लान योर डे एज ए USIT रिक्रूटर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू प्लान आवर डे एज ए USIT रिक्रूटर वर्किंग इन US स्टाफिंग कंपनी। ओके, सो जब हम एक USIT रिक्रूटर के रूप में काम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें हमारी जो एक्टिविटी है डे टू डे या पूरा हमारा जो डे होता है उसको प्लान कर लेना चाहिए। यदि प्लानिंग प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली हम 2 सबमिशन कर सकते हैं, ऑफर ला सकते हैं और इंसेंटिव कमा सकते हैं। यदि हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा जो डे है वेस्ट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना ही हमारे ऑफर आएंगे ना ही सबमिशन होगा। दोस्तों, यदि यदि USIT रिक्रूटर के रूप में सक्सेस होना चाहते हैं या हम एक वेल नोन USIT रिक्रूटर बनना चाहते हैं या टॉप ऑफ द पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं US स्टाफिंग कंपनी में, तो हमें प्लानिंग करना पड़ेगी। यदि हम प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो सक्सेस है हमारे कदमों को चूमेगी। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें हमारी जो डे टू डे वर्किंग लाइफ होती है उसमें प्लानिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और प्लानिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि अगर हम बात करें एज ए USIT रिक्रूटर तो जब भी हम मान लीजिए हम एक एक डे में काम करने वाले हैं या हमारी जो मतलब वर्किंग लाइफ है हम जब स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग हमें पहले ही करना होगी। तो क्या प्लानिंग रहेगी? सबसे पहले तो आपको पर डे 2 सबमिशन करना है। आपकी सोच क्या होना चाहिए कि आपको 2 सबमिशन करना है। ये घबराने की बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। दोस्तों, 2 सबमिशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। सो प्लानिंग रिक्वायर्ड है, अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते। ठीक है, प्लानिंग करेंगे तो ही आप अपने गोल्स और टारगेट को हिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपका जो प्लानिंग होना चाहिए या आपका टारगेट होना चाहिए, पर डे 2 सबमिशन होना चाहिए। आपको एवरी डे 3 रिक्वायरमेंट पे काम करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे एक रिक्वायरमेंट पे, 2 घंटे एक रिक्वायरमेंट पे, बाकी के जो टाइम है उस पे एक रिक्वायरमेंट। टोटल आपको 3 रिक्वायरमेंट पे काम करना चाहिए, मोर देन 3 रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 3 रिक्वायरमेंट और मोर देन 3 रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये जो रिक्वायरमेंट है ये फ्रेश रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी पुरानी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो सबमिशन होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई दूसरी स्टाफिंग एजेंसियाँ जो अवेलेबल जो कंसल्टेंट होता है या कैंडिडेट होते हैं उनको रीच कर लेती है, उनको सबमिट कर लेती है, तो मार्केट पूरा ख़त्म हो जाता है। मार्केट में कैंडिडेट बहुत कम बचते हैं, या कैंडिडेट होते भी है तो क्वालिफाइड नहीं होते, या क्वालिफाइड कैंडिडेट भी हमें मिल जाता है तो उसका सबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट सबमिट हो चुके होते हैं उस जॉब पे, उस जॉब ID पे। तो आपको एक काम करना है कि जैसे ही आप अपनी डे लाइफ स्टार्ट करें एज ए USIT रिक्रूटर या IT रिक्रूटर, तो सबसे पहले तो आपको फ्रेश रिक्वायरमेंट पर काम करना है। जैसे कोई आपके VMS के थ्रू कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई डायरेक्ट क्लाइंट से कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो उस रिक्वायरमेंट को आपको ग्रैब करना, उसको जल्दी से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, समझना है, कॉलिंग स्टार्ट करना है और टर्न अराउंड टाइम में ही एक सबमिशन करना है। ठीक है, और आपको मास मेलिंग करना। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन समझा, आपने जॉब डिवा से मास मेलिंग कर दी। ठीक है, आपने जॉब पोस्टिंग कर देनी है, तो आपको जॉब पोस्टिंग करनी है, आपको मास मेलिंग करनी है, आपको मतलब आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपको मोर देन 60 to 70 कॉल करना, तभी आप 2 सबमिशन कर पाएंगे।
हाँ, हो सकता है कि कभी कभी हमारा डे लक काम नहीं करता तो हम 2 सबमिशन नहीं कर पाते, पर अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है या पे रेट का थोड़ा सा इशू है तो नहीं कर पा रहे, पर हम इसीलिए हमें 3 रिक्वायरमेंट पे काम करना है, ठीक है, और वो भी हॉट रिक्वायरमेंट पे, फ्रेश रिक्वायरमेंट पे। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको जॉब पोस्टिंग करनी है, फिर मास मेलिंग करनी है। फटाफट आपको एक अच्छी सी सर्च स्ट्रिंग बना के रेज्यूमे सर्च करना है, सोर्सिंग करना है, स्क्रीन करना है और कॉलिंग स्टार्ट कर देना है। जिन कैंडिडेट को भी हम कॉल कर रहे हैं या वॉइस मेल, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना है, उनको टेक्स्ट करना है, उनको एक अच्छा सा वॉइस मेल छोड़ना है, ठीक है। और अगर कैंडिडेट वीएम पे है तो उनको अच्छा सा टेक्स्ट छोड़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है या कंसल्टेंट होता है ये मतलब वर्क कर रहे होते हैं तो वर्किंग आवर्स में फ़ोन पिक नहीं करते, तो आफ्टर वर्किंग आवर्स वो आपका फ़ोन पिक कर लेते हैं, या अगर वो जॉब के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपके टेक्स्ट का आंसर करेंगे, ठीक है। और हमको एक डेटाबेस बनाना, जिन जिन कैंडिडेट को हम कॉल कर रहे हैं वो कैंडिडेट मैचिंग होना चाहिए एज़ पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, एटलीस्ट 70% मैचिंग होना चाहिए। अगर और उनका हमको डेटाबेस मेंटेन करना, एक्सेल में उनको एंट्री करनी है, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फ़ोन नंबर, कैंडिडेट का ईमेल आईडी और जो भी है एलवीएम, जो वीएम गया है या कैंडिडेट ने बोला है कि कॉल आफ्टर सम टाइम 1 आवर 2 आवर और आई एम नॉट एट द होम। सो इस तरह का जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनका हमको डेटाबेस में मेंटेन करना है। मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 आवर में आपको पर आवर 15 से 20 कैंडिडेट को आपको पर आवर कॉल करना है, ठीक है। और फिर आपको इन कैंडिडेट को 2 या 3 घंटे के बाद इन कॉल्स को रिपीट करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके सबमिशन होंगे, और आपकी जो प्लानिंग है आप अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जॉब डिवा भी आप यूज़ करते होंगे, एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि एक डेटाबेस होता है, रेज्यूमे डेटाबेस होता है। उसमें आपको हार्वेस्टर लगाना है, उसमें आपको मास मेलिंग करनी है, ठीक है। फिर आपको टैक्स भी छोड़ना है, आपको कॉल भी करना है, और आपको मान लीजिए आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट मिल गई, कोई बात नहीं, तो आपको 2 घंटे काम करना है, ठीक है। तो 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा, आप जब कॉलेंगे कि कैंडिडेट या तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे, या कैंडिडेट मिल रहे होंगे तो थोड़ा पे रेट का इशू हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है। तो आपको पता लग जाएगा कि यार इस रिक्वायरमेंट पे तो पे रेट थोड़ा सा कम है, या कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है, कैंडिडेट का जो पूल है वो रेशियो जो है वो कम है, कैंडिडेट ही नहीं है। तो आपको फ़ौरन 2 घंटे में दूसरी रिक्वायरमेंट चेंज करनी है। जब आप दूसरी रिक्वायरमेंट पे मूव होंगे, फटाफट आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, मास मेलिंग करना है, जॉब पोस्टिंग करना है, कॉल करना है, टैक्स छोड़ना है, तो फटाफट कोई ना कोई कैंडिडेट आपको पोटेंशियल कैंडिडेट मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर लंच टाइम में कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको लंच टाइम पे नहीं जाना, फटाफट उस रेक को समझना है, कॉल करना है, मास मेलिंग करना है, कॉल स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, अगर इनिशियली 1 या 2 आवर्स पे ही अगर उस रिक्वायरमेंट पे हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि उस पर सबमिशन कैंडिडेट मिल जाता है। और अगर हम कोई कैंडिडेट टर्न अराउंड टाइम में सबमिट करते हैं तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी होती है कि उस कैंडिडेट का जो है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको उसी दिन इंटरव्यू रिक्वेस्ट मिल जाएगी। और हायर पॉसिबिलिटी होगी अगर वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा या क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा तो आपको ऑफर आने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। तो आपकी प्लानिंग में आपको क्या करना है, आपको 3 या एटलीस्ट 3 रिक्वायरमेंट पे काम करना है, आपको मास मेलिंग करना है, जॉब पोस्टिंग करना है, आपको करीबन 60 से 70 या 70 से 80 कॉल करना है, आपको ईच कैंडिडेट को टैक्स छोड़ना है, ईच को नहीं छोड़ना। अगर आपको लगता है कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, गुड मैच है, एटलीस्ट 70% मैच है तो उसको टैक्स छोड़ दो, ठीक है। तो अगर आप 70 कॉल करते हो तो आपको किसी ना किसी कैंडिडेट का 2 या 3 कैंडिडेट का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और आप रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है 2 सबमिशन करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मान लीजिए आपको जावा डेवलपर की पोजीशन पे काम करना है, सबसे पहले तो आपको एक स्पेशलाइज्ड रिक्रूटर बनना पड़ेगा। मतलब कि कोई पोजीशन आई तो आपने फ़ौरन सर्च स्ट्रिंग बना दी, आपको पता होगा कि इस पोजीशन में क्या होगा, तो आपको आपकी आईटी स्किल्स बढ़ाना होगी। आईटी स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं हमको मान लीजिए सबसे पहले तो
हमको .NET में स्पेशलाइज होना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, मान लीजिए एक हफ्ता आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के मतलब .NET डेवलपर के जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब एक जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना, अलग अलग जॉब्स, अलग अलग क्लाइंट्स के जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप कैसे पढ़ सकते हैं, naukri.com में आप जावा .NET डेवलपर की जॉब सर्च कर सकते हैं और वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। अब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने से क्या होगा, अब जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको नए नए टूल्स पढ़ने को मिलेंगे, नए नए फ्रेमवर्क पढ़ने को पढ़ेंगे, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप उसको पता लगे, सबको आपको लिख लेना है एक बुक में, ठीक है। फिर आपको गूगल 1 बाय 1 सबको गूगल करना है, उनके डेफिनेशन लिखना है, फिर उनको पढ़ना है रेगुलर बेस पे। जब आप अलग अलग, मान लीजिए किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा आपने तो उसमें MVC मिला, किसी दूसरे को पढ़ा उसमें VB.NET मिला, थर्ड को पढ़ा ADO.NET मिला। ऐसे जब आप डिफरेंट बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में एक स्किल्स नहीं होती है, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में अलग अलग स्किल्स होती है, तो सबको आपको लिखना है एक बुक में और उनको पढ़ना है, उनकी डेफिनेशन पढ़ना, क्या ये क्या है, MVC क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है ये, ठीक है। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक तरह का डेटाबेस होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इससे आपकी IT स्किल्स बढ़ेगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब आपकी कमांड होगी IT पे, जब आपका नॉलेज अच्छा हायर होगा, जब आपका एक अच्छा नॉलेज के आप रिक्रूटर होंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू हायर होगी। अब इससे ये क्या होगा, मार्केट में क्या 95% जो रिक्रूटर है वो मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, दे कैन वर्क, दे आर नोन एज अ रिक्रूटर एंड दे कैन वर्क पोजिशन, बट इफ़ यू आर स्पेशलाइज्ड रिक्रूटर, इफ़ यू आर एक्सपर्टाइज इन IT, जैसे ही कोई जावा डेवलपर की पोजीशन में आई, आपकी कमांड है, फटाफट आपने सर्च स्ट्रिंग बनाई, रेज्यूमे नहीं मिला, फिर आपने फिर घुमा फिरा के आपकी एनालिटिकल पावर यूज़ की, तो मिल जाएगा आपको। मतलब आपको सर्च स्ट्रिंग से खेलना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब आपको जावा डेवलपर है, ठीक है, जावा डेवलपर पे आपकी अच्छी कमांड है, ठीक है। पहले आपने एक सर्च स्ट्रिंग बनाई, कैंडिडेट नहीं मिले, फिर दूसरी बनाई, कुछ कैंडिडेट मिले, तीसरी बनाई और कैंडिडेट मिले, चौथी बनाई और कैंडिडेट मिले, तो उसमें से कोई ना कोई कैंडिडेट तो सबमिट हो ही जाएगा या इंटरेस्टेड होगा। तो मैं दोस्तों यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको, यदि आपकी एक्सपर्टाइज सर्च स्ट्रिंग बनाने में है या आपकी जो कमांड है वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में है, तो डेफिनेटली आप किसी भी हालत में कोई कैंडिडेट ढूंढ सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अब 95 कई रिक्रूटर मतलब चिल्लाते रहते हैं, यार कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है। अरे कैंडिडेट तो है, पर आपको उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है। आप वो ढूंढ रहे हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वो नहीं ढूंढ रहे हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है, ठीक है। तो कहने का ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आपकी कमांड स्किल्स पे है, किसी IT टेक्नोलॉजी पे है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जावास्क्रिप्ट, मतलब क्लाइंट ने लिखा कि जावास्क्रिप्ट चाहिए मुझे, आप कैंडिडेट ने जावास्क्रिप्ट लिखा ही नहीं है अपने रेज्यूमे में, तो फिर क्या करेंगे आप, रेज्यूमे तो ढूंढना पड़ेगा। जो 95% रेज्यूमे है वो हाथ खड़ा कर देंगे, मार्केट में कैंडिडेट ही नहीं है। और जो स्किल्ड कैंडिडेट होगा वो कैसे भी घुमा फिरा के मतलब Node.js लिखेगा, AngularJS लिखेगा। अगर कोई कैंडिडेट अपने रेज्यूमे में HTML लिखेगा तो क्या उसको जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, होगा। तो यही तो उसको कॉल करेगा एक एक्सपर्टाइज कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को कॉल लगाएगा और उससे पूछेगा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन जावा, या आई हैव एक्सपीरियंस बट आई हैव नॉट मेंशन इन माय रेज्यूमे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप एक एक्सपर्टाइज रिक्रूटर है या आप प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, you must have plan and you will, after making the plan, you will have to implement your planning, and after the implement planning you will get result and recognition and awareness, you can become a well known recruiter। आपकी मार्केट में वैल्यू काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, आप इंसेंटिव कमा सकते हैं। तो दोस्तों प्लानिंग ज़रूरी है, आपको आपकी डे प्लानिंग करनी है, आपको ये आपका टारगेट भी फिक्स करना है कि मुझे कितना डॉलर का GP बनाना है, कि मेरे को महीने में किसी भी हालत में $100 चाहिए, ठीक है, या $20 का कैसे भी मैं प्लेसमेंट लाऊंगा, GP चाहिए, $30 का चाहिए। यदि आप में विश है, डिज़ायर है, तो आप ईज़िली कर सकते, ईज़िली नहीं बोलता हूँ मैं, पर आप कर सकते हो, ठीक है।
प्लानिंग ज़रूरी है। अगर प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको 70 से 80 कॉल लगाना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी कॉल लगा दो, अगर कोई मैचिंग कैंडिडेट है उसी को कॉल लगाना है, ठीक है। या आपको लगता है कि ये कैंडिडेट हो सकता है, इसने अपडेटेड रेज्यूमे नहीं किया है बट दिस विल बी पोटेंशियल कैंडिडेट, उसको लगाना फ़ोन। ऐसा नहीं कि किसी को भी फ़ोन लगा दिया, पहले प्रॉपरली स्क्रीन करना है। अगर स्क्रीनिंग करने के बाद हमें लगता है कि दिस इज़ द कैंडिडेट यू नो आई एम लुकिंग फॉर, ओके, यह वही कैंडिडेट है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, सो आपको कॉल लगाना है और सबमिट करना है। एक बार वो रिमाइंड करवा दूँ आपको प्लान कैसे करना है। आपको तीन या तीन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पर काम करना है, 70 से 80 मिनिमम 70 या 80 कॉल लगाना है। उसके बाद हर कैंडिडेट को दोबारा कॉल लगाना है 2 घंटे के बाद। और एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी कैंडिडेट को अगर आप एक बार फ़ोन लगाते हैं तो वो LVM पे जाएगा, लेकिन उसको दोबारा मतलब सेकंड टाइम वापस कॉल लगाना है, ठीक है। एक बार गया LVM गया, फिर सेकंड टाइम लगाएगा तो कैंडिडेट उठा लेगा फ़ोन आपका। सो US में क्या होता है कि यदि हम किसी कैंडिडेट को एक बार फ़ोन लगाते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वो LVM पे जाएगा, लेकिन तुरंत ही जब हम उसे दूसरा कॉल लगाते हैं तो वो कैंडिडेट आपका फ़ोन पिक कर लेता है। थर्ड कॉल नहीं लगाना है, फिर हमको 2 या 3 घंटे बाद रिपीट करना है। और उसके बाद हमें टेक्स्ट छोड़ना है, ठीक है, एक LVM छोड़ना है ब्यूटीफुल, और जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना है कैंडिडेट के रेज्यूमे को ईमेल ID पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने डे को कैसे प्लान कर सकते हैं एज ए US IT रिक्रूटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एज ए US IT रिक्रूटर आप अपना डे कैसे प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।